हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सच लर्न अकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री को, जो कि हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग गेलू सॉक लॉ पूरा का पूरा पढ़ लिए थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एवोगाड्रोस लॉ, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा चीज़ होगा। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो बनेगा ना वो सीधा बेस्ड हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट पर। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो इसको जरूर आप पूरा का पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवोगाड्रोस लॉ से। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? कहता ये है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम लोग बहुत सारा गैसेस का बात करते हैं, जितना भी, मान लीजिए दो गैसेस ले रहे हैं, कोई भी दो गैसेस ले रहे हैं, अगर दो गैसेस ले रहे हैं और उसका कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, और अगर वो दोनों गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम रखे हैं, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा ना वो भी सेम होगा। सिंपल सा थ्योरी है, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम भी सेम होगा, मतलब वाइस वर्सा भी हम लोग कंडीशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक फोटोज में हम देखे हैं, दिखाए हैं एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसको अगर सिंबॉलिकली लिखते हैं तो V बाई एन इज इक्वल टू के, मतलब V हो गया वॉल्यूम ऑफ गैसेस और N हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लोग उसको मतलब V1 और N1 और V2 और N2 के फॉर्म में लिखे तो V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2 हो जाएगा। मतलब सीधा ये हो गया कि V जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ा, वॉल्यूम घटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी घटा, और सेम प्रोपोर्शन में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। देखिए यहाँ पर इस कंटेनर में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और वॉल्यूम v लिया गया है। लेकिन दूसरे कंटेनर में अगर वॉल्यूम को हम बढ़ा रहे हैं, 2v कर दे रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, जिसमें जिसमें कि p और t क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो ये केसेस क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या है एवोगाड्रोस लॉ। जैसा यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर प्रेजेंट in 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में होगा, बट टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इन 1 लीटर ऑफ क्लोरीन और एनी अदर गैसेस प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आर मेजर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डायरेक्टली का यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा सकते हैं। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है V बाई एन इज इक्वल टू के है, तो हम लोग बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n। यानी कि अगर V बढ़ रहा है तो n भी इंक्रीज करेगा, और अगर V घटेगा तो n भी घटेगा। तो उसके बेसिस पर V1 बाई V2 और इज इक्वल टू N1 बाई N2 तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो V1 बाई V2 है, जैसे देख लीजिए V1 बाई V2 लिख सकते हैं और N1 बाई N2 लिख सकते हैं। तो ऐसा तो ला ही सकते हैं ना कि V1 बाई N1 हो गया और V2 बाई N2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ न्यूमेरिकल्स बनाने में होगा तो हम लोग वैसे भी यूज़ कर लेंगे। ये था हमारा एवोगाड्रोस लॉ, आपको ध्यान में रखना होगा। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एटम्स क्या होता है, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम है। बशर्ते कि आज हम लोग और भी एटम के अंदर चले जा चुके हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग का अपना जो कोर्स है उसके आधार पर अगर बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। टेक पार्ट इन द रिएक्शन, यही एटम है जो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर कोई भी दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेशन जो होता है ना वो किसका होता है, वो एटम्स का होता है। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमेशा मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो वो O2 के फॉर्म में मिल जाता है, क्लोरीन का बात करते हैं तो Cl2 के फॉर्म में मिलता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट वो ऐसे सिर्फ Cl नहीं मिल जाएगा, सिर्फ O नहीं मिल जाएगा। तो ये हिसाब है एटम का। ठीक है,
एटॉमिसिटी आता है, एटम से रिलेटेड एक हम लोग का चलता है कॉन्सेप्ट कि एटॉमिसिटी क्या है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, मतलब उसका एटॉमिसिटी हो गया। जैसे अगर बात कर लेते हैं क्लोरीन का, तो Cl2 उसका एटॉमिसिटी कितना हो गया 2। उसी हिसाब से मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग आगे के वीडियो में देख लेंगे। चलिए तो एग्जांपल देख ही लेते हैं। मोनोएटॉमिक क्या होता है? जैसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम से मिलकर जो बना हुआ है ना उसको बोलते हैं। और इसमें जो हमारा जो आता है ना वो सारा का सारा इनर्ट गैस, जितना भी इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस जितना भी इनर्ट गैस है वो सब जैसे हमारा हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, फिर हमारा नियॉन भी हो गया, है ना, फिर हमारा आर्गन हो गया, फिर हमारा क्रिप्टन हो गया, ये सब सारा जो हो गया ना वो मोनोएटॉमिक में हो गया, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है डायटॉमिक। डायटॉमिक क्या हो गया? डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू सिमिलर एटम्स, टू सिमिलर एटम्स। तो डायटॉमिक में 2 होगा, मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया, फिर ऑक्सीजन 2 हो गया, फिर क्लोरीन 2 हो गया, फिर नाइट्रोजन 2 हो गया, ये सब सारा चीज़ हो सकता है। ये डायटॉमिक हो गया। ट्राइएटॉमिक में क्या हो गया? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिमिलर एटम्स। ये पूरा का पूरा 3 सिमिलर एटम्स के साथ जो आता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गया हमारा ओजोन गैस, है ना, ओजोन का लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो O3 इसको बोलते हैं। ये हो गया। अगर टेट्राएटॉमिक का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 आना पड़ेगा। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो कंपोज्ड ऑफ 4 सिमिलर एटम्स है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस, P4 बोलते हैं इसको। जैसे फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड लिखते हैं ना, P2O5, तो इसमें जो फॉस्फोरस है ना वही वाला ये फॉस्फोरस का बात किया जा रहा है। अगर ऑक्टाएटॉमिक का बात करते हैं तो एक ऑक्टाएटॉमिक में भी है हमारा सल्फर, S8 बोलते हैं उसको। इसमें कितना एटम है टोटल? 8। तो सल्फर का 8 एटॉमिक इसमें एटम मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 8 हो गया। इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 4 हो गया। इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया भाई? इसका एटॉमिसिटी 3 हो गया। इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया। इसका एटॉमिसिटी 1 हो गया। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही एटॉमिसिटी होगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट में, होमोएटॉमिक क्या होता है और हेट्रोएटॉमिक क्या होता है। अब देखिए, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, सिंपल है और कुछ नहीं है। अगर होमोएटॉमिक का बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो सेम एटम्स का बात किया जा रहा है। जैसे क्या, एग्जाम्पल में भी हम लिख देते हैं। जैसे अगर होमोएटॉमिक का बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे जैसे फॉस्फोरस का हो गया, जैसे ओजोन का हो गया, जैसे क्लोरीन का हो गया। इसमें क्या है, फॉस्फोरस का 4 है तो चारों फॉस्फोरस एटम ही है। ऑक्सीजन का 3 है तो तीनों ऑक्सीजन एटम ही है। क्लोरीन का 2 है तो दोनों क्लोरीन एटम ही है। तो ये हो गया होमोएटॉमिक। होमो करने का मतलब हो गया क्या, कि ये सेम एटम्स के साथ आता है। ध्यान में रखिएगा, सेम एटम्स के साथ आता है। क्लियर है। अगर हेट्रोएटॉमिक का बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट एटम के साथ आएगा। अब डिफरेंट एटम का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ये हो गया हमारा डिफरेंट एटम के साथ। तो डिफरेंट एटम का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? जैसे हमारा HCl हो गया, जिसमें हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जैसे NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। जिसमें जैसे इसमें CaCO3 हो गया, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोएटॉमिक में रखेंगे। और फिर होमोएटॉमिक, ये हो गया होमोएटॉमिक, और ये हो गया हमारा हेट्रोएटॉमिक। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में इतना सारा चीज़ आ गया होगा। इधर एवोगाड्रोस लॉ हो गया, इधर एटम्स के बारे में देख लिया, एटॉमिसिटी से रिलेटेड एटॉमिसिटी का डेफिनेशन भी देख लिया क्या था, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लिए। क्लियर हो गया? चलिए, अब जब इतना पढ़ लिए, एवोगाड्रोस लॉ को पढ़ लिए थोड़ा सा, तो उस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, आसान है, ठीक है। इफ 50 ml ऑफ गैस A contains Y molecules, मतलब 50 ml गैस कितना मॉलिक्यूल्स है उसमें? Y है। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि 50 ml गैस, ठीक है ना, गैस कंटेन कितना मॉलिक्यूल्स है? कंटेन Y मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, how many molecules of gas B will be present in 25 milliliter of B under same condition। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 25 मिलीलीटर गैस, किसी गैस B का। तो हम लोग को तो पता है, रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या जानते हैं, रूल के अकॉर्डिंगली तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दो गैसेस होगा, अगर सेम कंडीशन दिया हुआ टेम्परेचर और प्रेशर, तो इक्वल वॉल्यूम्स रखेगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होगा। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। जब 50 ml गैस में मेरा Y मॉलिक्यूल्स है तो आप ही बता दीजिए ना भाई,
25 ml गैस में, यानी कि ये हाफ हो रहा है, 50 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 में हम लोग 2 डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 25 आ रहा है, तो y में भी 2 डिवाइड करेंगे, तो ये कंटेन कितना कर जाएगा बताइए, तो कंटेन y/2 मॉलिक्यूल्स, y/2 मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा आंसर। यानी कि टोटल कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा गैस बी का, y/2 मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि गैस बी का वॉल्यूम को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो उसका मॉलिक्यूल्स को भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? तो ये न्यूमेरिकल्स तो आसान था, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स का भी एक चाहिए कि सर न्यूमेरिकल्स भी मेरे को समझा दीजिए, न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट आप लोग को कम से कम कमेंट करना पड़ेगा, बताना होगा कि हाँ हमको न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, ठीक है, तो ही हम बताएंगे। अदरवाइज मेहनत हो जाता है, आप लोग लाइक वाइक करते नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ये सब चीज़ जो है ना, अब जो बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए कम से कम ये चीज़ को जरूर समझिए। चलिए, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RAM, रैम। अब रैम कंप्यूटर वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी मत समझ लीजिएगा, ये रैम है। It is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12। मतलब ये हो गया कि किसी भी अगर किसी भी एटम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं, तो हमको ये एक्चुअली बताना होता है कि वो कार्बन 12 यानी कि C12 कार्बन 12 एटम्स के एटम के 1/12 मास, कार्बन एटम का जो 1/12 मास होगा ना, उससे वो कितना भारी है चाहे कितना हल्का है, ये चीज़ बताया जाता है उसमें। ये होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, कि कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जो होगा उससे कितना ज़्यादा वो भारी है, वही नंबर हम लोग को बताता है, ठीक है। किसी का बाइक आया, पता नहीं किसका होगा, हाँ, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग देखा जाए, फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाई 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। कार्बन 12 लिया जा रहा है यहाँ पर, C12 लिया जा रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रिसाइजली C12 लेते हैं हम लोग। अब ये रिलेटिव, हम भी रैंडम बोलने जा रहा था, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया तो हम लोग AMU लिखेंगे, और फिर आगे क्या लिखेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस भी कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि इसको हम लोग एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। बस ध्यान में रखना है कि ये कार्बन 12 का 1/12 मास से, कार्बन 12 का जो एक एटम का जो मास होगा ना, उसका 1/12 से कितना ज़्यादा भारी है, ठीक है, वो चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है ना, ये ज़्यादातर करके यूज़ होता है आइसोटोप्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए आइसोटोप्स पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फ्रैक्शन उसके बाद हम लोग देख लेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट होल नंबर्स, यानी कि देखा गया है, जब एलिमेंट्स का डिस्कवरी वगैरह हो रहा था तो देखा गया और कि बहुत सारा ऐसा एटम्स जो है ना, मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट होल नंबर। बहुत सारा एटॉमिक मासेस जो होल नंबर में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए 35.5 आ गया, ऐसा कुछ फ्रैक्शंस में आ जाता है। द रीजन इज द मोस्ट नेचुरल एलिमेंट्स आर अ मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन कंटेनिंग 2 और मोर आइसोटोप्स। इसका रीज़न ये है कि जितना भी नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें मोस्ट ऑफ द क्या है ना, वो आइसोटोप्स के फॉर्म्स में मिलता है। अब ये आइसोटोप्स कौन सा चिड़िया का नाम है भाई, तो उसको भी समझ लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लेके समझाया गया है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के बारे में, जिसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 का एटॉमिक मास एक का 35 भी होता है और एक का 37 होता है। तब ये दोनों में से कौन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जब देखा गया ये जो आइसोटोप्स है 35 37 जो क्लोरीन जो मिलता है, उसमें 35 और 37 का जो रेशियो जो निकल के आता है ना, वो 3:1 का आता है। मतलब 3:1 के फॉर्म में वो उसमें बटा हुआ है। मतलब अगर 17 और 35 का क्लोरीन उठाते हैं, तो अगर सिंगल क्लोरीन हम लिए हैं, सपोज कर लीजिए एक क्लोरीन ले लिए, ठीक है, तो इसमें 17 और 35 वाला 3 है और 17 और 37 वाला 1 है।
इसलिए ये रेशियो हम लोग को बताया गया क्या कि 3:1 होगा। तो अगर इसका हमको एटॉमिक मास फाइंड करना है क्लोरीन का, तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि ये 3 का रेशियो में मिल रहा है ना, ये वाला जो है वो 3 का रेशियो में मिल रहा है, और 37 वाला 1 का रेशियो में मिल रहा है, तो 35 इंटू 3 और 37 इंटू 1, और बाई कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब रेशियो से रिलेटेड करते हैं तो दोनों रेशियो को ऐड कर देते हैं 4। जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 35.5। दैट्स वाई हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या लेके चलते हैं, 35.5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्यों 35.5 आ गया, क्योंकि ये आइसोटोप से कैलकुलेट होकर आया है। ठीक है, ध्यान में है, समझ में रहेगा आप, मतलब कि समझ में आ गया, उल्टा बोल देते, ध्यान में है समझ में रहेगा, ध्यान में रहेगा समझ में आ गया, ये होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास यही हो गया हमारा 35.5। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल के फॉर्म में आया, होल नंबर में नहीं आया। क्यों आया उसका पूरा का पूरा हम कुंडली बता दिए। चलिए आगे आते हैं। तो आगे क्या मिल जाता है हम लोग को, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े थे उसी तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट or a compound is the number that represents how many times one molecule of substances is heavier than 1/12 of the mass of an atom or carbon 12। मतलब उसमें एटम से रिलेटेड देख रहे थे, इसमें मॉलिक्यूल से रिलेटेड देख रहे हैं, सिंपल एज दैट, मतलब कि एकदम उसी के जैसा है। अब हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे, RMM ऑफ H2SO4 अगर निकालते हैं तो 2 × 1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है तो 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 यानी कि 2 × 1 लिखें। सल्फर 32 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 4 16 × 64 98 AMU। ये हो गया हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जब भी फाइंड करेंगे, जब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो AMU लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, अब 98 AMU का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना 98 टाइम्स एज हेवी एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम। C12 एटम का एक एटम का जो मास होगा ना, उससे वो 98 टाइम्स ज़्यादा है। ये चीज़ बता रहा है, दैट इज़ 98 AMU। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, AMU यूनिट लिखने से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप AMU की जगह G लिख दीजिएगा ना, तो वो गलत, केमिस्ट्री टीचर्स को वो गलत करने का हक होता है, वो काट सकता है, क्योंकि AMU अलग होता है, G अलग होता है। ठीक है, ये स्कूल में बहुत ज़्यादा लिबरल होकर ना नंबर दे दिया जाता है, कह रहे चलो ठीक है नंबर देते हैं, ये बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप जब कंपटीशन में बैठोगे ना, तब जब आप कोई कंपटीशन, जनरल कंपटीशन भी दे रहे होगे ना, और उसमें जब एग्ज़ाम में आएगा और जब ऑप्शन में लिखा होगा ना 98 AMU फिर 98 ग्राम, तब आप कन्फ्यूजन होगा। जब आपका नंबर खराब आएगा, गलत आएगा ना, तब फिर आप कोशिएगा स्कूल वाले टीचर को, स्कूल वाला टीचर ही हमको गलत नहीं किया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम तो सीधा कहते हैं कि स्कूल में जिस हिसाब से आजकल का पढ़ाई हो रहा है ना, हमको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब मतलब होता है ना कि एक डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट में, जानकारी देना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं, सब कुड़ियागिरी में लगा हुआ है और कुछ है नहीं, हमको सब पता हो गया। चलिए यहाँ पर होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क में आप लोग को दे रहे हैं यहाँ पर CuSO4 N2 5H2O, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट बताइए, और NH4 का इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। ये मेरे को आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का अंतिम टॉपिक जो है उसका, हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो सिर्फ एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, ठीक है ना, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट देखे थे शुरुआत में। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करने लग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये GAM हो गया। जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 AMU, वो तो हम लोग लिखेंगे ही अगर एटॉमिक मास पूछेगा, बट अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया तो हम लोग को 16G बताना पड़ेगा, G लिखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड GMM। मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जा रहा है जब ग्राम में, तो हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो H2O का क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 18 AMU हो गया, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। और GMM ऑफ H2O अगर हमसे पूछा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग बोलेंगे क्या, 18 ग्राम, 18 ग्राम। ठीक है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो कि मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए बहुत ही, मतलब एक तरीके का बूस्टर का काम करेगा। मोल कॉन्सेप्ट जब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपके लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ देखो उस वीडियो में था ऐसा, इसलिए बताया गया है इसमें।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड है, आप पढ़ रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। एक रेड बटन है, बस उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें तब आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपरली पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख ले। दोस्तों को शेयर नहीं किए तो उसको भी शेयर कर दीजिए, उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।